यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बहुत अहम बैठक हो रही है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यूपी सरकार के 30 मंत्री शामिल हैं, जिन्हें 10 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इससे पहले कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी, जो कि यूपी बीजेपी चीफ हैं, उनसे मुलाकात की, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात में केंद्रीय नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मुलाकात करके यूपी में जो खराब प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव पर, इसी पर ही फीडबैक लिया है और इसी से जुड़ी हुई आज की बैठक भी बताई जा रही है। तो बड़ी बात यह कि लखनऊ में उपचुनाव को लेकर अहम बैठक जारी है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर योगी ने बैठक बुलाई है। 30 मंत्रियों को 10 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, 30 मंत्रियों को, और एक विधानसभा के लिए दो तीन मंत्री की जिम्मेदारी रहेगी एक विधानसभा सीट के लिए। और TV9 के पास हर सीट मंत्रियों की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको बता रहे हैं, जिस सीट पर उपचुनाव होने हैं उस सीट पर 2 से 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप वहां पर इस बात को नजर रखेंगे कि इस सीट पर क्या कुछ अहम बातें हैं। और जिन 10 विधानसभा सीटों की बात हो रही है जिस पर उपचुनाव होने हैं, उन सीटों के बारे में आपको आइए जानकारी दे देते हैं। वो सीटें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से मंत्री जिन्हें इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, करहल से आपको बता दें, अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ी और उसके बाद ये सीट खाली हुई। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। करहल सीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यादव शाह के वोटरों का ये गढ़ मानी जाती है करहल की सीट। इसके अलावा मिल्कीपुर, जो कि एसपी की सीट ही है, अवधेश पासी ने ये सीट छोड़ी। इसके अलावा मिल्कीपुर की जो बारे में बताया जाता है, यहाँ पर 80,000 यादव मतदाता हैं, यादव वोटर्स हैं। एक और सीट जो कि एसपी की है, कटहेरी, जहां पर लालजी वर्मा ने ये सीट छोड़ी है। आपको बता दें कि एससी सुरक्षित सीट है, इसीलिए भी इसका पलड़ा भारी है। सीट पर 68,000 से ज्यादा दलित वोटर्स हैं यहाँ पर, तो इसीलिए ये मायने बहुत रखती है। कुंदरकी, जो कि एसपी की है, जियाउर रहमान बर्ग से सीट ये छूटी है और इसी वजह से मुस्लिम बहुल ये इलाका, जो कि सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसीलिए बीजेपी के लिए स्ट्रैटेजी बनाना इस सीट पर जरूरी है। सीसामाऊ, जो कि एसपी की सीट रही, इरफान सोलंकी की अयोग्यता से ये सीट खाली हो गई और उसके बाद जब खाली हुई तो उपचुनाव हो रहा है। मुस्लिम बहुल सीट है सीसामाऊ और इसीलिए नजर इस पर भी है। खैर सीट जो कि बीजेपी के लिए अनूप प्रधान वाल्मीकि ने ये सीट छोड़ी। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जाट और जाटव बहुल इलाका है, तो वोटर्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। गाजियाबाद की सीट उपचुनाव हो रहे हैं, अतुल गर्ग ने ये सीट छोड़ी और इसीलिए उपचुनाव हो रहे हैं। तो जाट दलित बहुल सीट है, इस सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं, सांसद बन गए वो। उसके बाद फूलपुर की ये सीट प्रवीण पटेल ने ये सीट छोड़ी। ये सीट भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य सांसद रहे हैं और जो अब डिप्टी सीएम है, ये इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी पर ही अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी यूपी के मंत्रियों को सौंपी गई है। मीरापुर की सीट भी आपको बता रहे हैं, चंदन चौहान ने ये सीट छोड़ी है और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। जाट गुर्जर बहुल ये सीट है, यहाँ पर जाट और गुर्जर वोटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में माने जाते हैं। इसके अलावा मंझुआ की सीट निषाद पार्टी की विनोद कुमार विंद ने ये सीट छोड़ी। उसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं और दलित वोटर असरदार इस सीट पर माने जाते हैं। हमारे साथ रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त और ताज़ा जानकारी के बारे में जुड़ चुके हैं। पंकज, जो बैठक इस वक्त चल रही है उस बैठक के बारे में बताइए, क्योंकि मंथन लगातार हो रहा है और इस बार वो कोशिश छूटनी नहीं चाहिए बीजेपी की, जो इस बैठक में निकलकर सामने आ रही है। कल केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी 1 घंटा बैठक चली है जेपी नड्डा की। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यूपी में बीजेपी के पास सामने में ये है कि पिछले 7 सालों से यूपी में बीजेपी की सरकार है और देखें तो 2014 में से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, आप इसे समझ लीजिए। लेकिन पहली बार कहीं न कहीं बीजेपी के घर में आपसी कलह बहुत बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आपस में घमासान मचा हुआ है। अब ये जो विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वो योगी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, क्योंकि यहाँ से ही उनको लगता है कि अगर इसमें हम परफॉर्म नहीं किए तो एक नैरेटिव बन जाएगा कि बीजेपी, जो इंडिया ब्लॉक कह भी रहा कि बीजेपी अब ढलान पे है, उसके दिन निकल गए हैं। जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में कहा भी है और जिस तरीके से पार्टी के अंदर नेताओं की आपसी गुटबंदी साफ दिख रही है,
तो योगी आदित्यनाथ ने भी एक अलग तैयारी अपनी की। आप देखिए इस बैठक में जो मंत्रियों को बुलाया गया है उसमें सहयोगी दलों आरएलडी के भी नेता हैं, मंत्री हैं अनिल कुमार, अपना दल के आशीष पटेल भी हैं, और आपको बताऊं कि संजय निषाद को भी इस बैठक में बुलाया गया है। ओम प्रकाश राजभर नहीं है। लेकिन ये तैयारी योगी आदित्यनाथ की अपनी लग रही है, इसमें संगठन को नहीं बुलाया गया, संगठन अलग तैयारी कर रहा है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संगठन और सरकार, जिसकी बात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, दूसरे नेता कर रहे हैं, वो विश्वास की कमी वहाँ दिख रही है। हालांकि ये उपचुनाव की तैयारी को लेकर हो रहा है और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 10 में से अधिकतर सीटें जीत कर वो दिखाएं कि अब भी उनमें दमखम है। और चूंकि उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है, इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कहाँ से क्या किया जाए ताकि वहाँ बीजेपी जीत ले। लेकिन संगठन के किसी भी जीत मिल सके बीजेपी को इस बैठक में नहीं। स्ट्रैटेजी पंकज बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं पंकज झा कि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी की, इसीलिए 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को लगा दिया गया है ताकि आप जिस जिस सीट का जिम्मा सौंपा गया है उस पर काम करिए और बीजेपी को जीत दिलाइए। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी। मैं आऊंगी पंकज आपके पास। एक और बड़ी खबर, जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लोकसभा में खराब प्रदर्शन पर फीडबैक लिया गया है जेपी नड्डा की ओर से। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में नड्डा के साथ मौजूद थे। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सबसे केंद्र में जो यूपी का प्रदर्शन खराब रहा उसको लेकर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा रही, ये फीडबैक लिया गया है। प्रशासन पर पार्टी के खिलाफ काम करने का भी आरोप है। आमोद राय और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए। आमोद, इस फीडबैक में एक बड़ी बात निकलकर इस सामने आई कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही, कार्यकर्ताओं में उपेक्षा रही, इसीलिए ग्राउंड जीरो पर खराब प्रदर्शन रहा यूपी में। बिल्कुल निधि, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा उसको लेकर लगातार मंथन और चिंतन का दौर जारी है। और कल जो बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की हुई, उसमें जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उन्होंने फीडबैक भी लिया, आगे की योजनाओं पर भी चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव में उनको बेहतर प्रदर्शन करना है, 10 सीटों में से 7 सीट जीतना है। लेकिन इस बात पर भी पूरी चर्चा हुई कि आखिर लोकसभा में खराब प्रदर्शन का क्या कारण रहा और फीडबैक लिया गया। उसमें जो प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से कार्यकर्ता निश्चित तौर पे बहुत ही दुखी था और इसलिए वो थोड़ा उपेक्षा का शिकार होने की वजह से खुलकर मदद नहीं किया और सड़क पर नहीं उतरा। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी भूमिका को बताया गया है। जो रिपोर्ट दी गई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से प्रशासन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और उससे वो आहत होकर अपने घर बैठा। दूसरी बात ये भी बताई गई कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं निगेटिव रोल भी अदा किया है। कुछ जगहों पे जो मतदाता सूची से बीजेपी के समर्थकों का नाम गायब है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी भूमिका है। उसमें डीएम लेवल के स्तर के अधिकारियों की भूमिका है, उसमें ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की भूमिका है, उसमें शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका है, टीचर जो बहुत अहम होते हैं उनकी भी भूमिका है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी उंगली उठाई गई है इस पूरी रिपोर्ट में और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है वो बीजेपी के खिलाफ काम करता नजर आया इस पूरे चुनाव में। और ये एक बहुत गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश प्रशासन पे लगाया गया है उस रिपोर्ट में। और बताया गया है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को, सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नेतृत्व जो है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर बहुत संजीदा भी है। आगे अन्य भी नेताओं को बुलाया जाएगा, बीजेपी के तमाम और दूसरे जो बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के उनको भी बुलाया जाएगा। उसमें चाहे ब्रजेश पाठक हो या वहाँ के संगठन महामंत्री धर्मपाल हो, इन सब से भी बैठक की जाएगी। दिल्ली में अगले 1-2 दिनों में बैठक हो सकती है और उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा, जानकारी ली जाएगी जो लोकसभा में जो खराब प्रदर्शन रहा उसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसको कैसे ठीक करके आगे के विधानसभा चुनाव में पार्टी एकीकृत रूप से कैसे लड़े, इसकी भी चर्चा, इस पर भी चिंतन मनन किया जाएगा। और शायद इसी बात को गंभीरता से लिया जाएगा आने वाले उपचुनाव में। मैं जल्दी से पंकज के पास चलूंगी। पंकज, देखिए पहले बात आ रही थी कि संगठन को मजबूत किया जा रहा है और इस तरह से ये बैठकें हैं, लेकिन अब अंदर से जो बात निकल कर आई वो ये कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने थी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा सामने थी, इसीलिए खराब प्रदर्शन हुआ। अब इसी स्ट्रैटेजी को, इसी बात को गंभीरता से लिया जाएगा उपचुनाव में।
देखिए, ऐसा लग तो नहीं रहा कि गंभीरता से लिया जा रहा है या ऐसा कुछ है भी। आप अगर प्रदेश कार्य समिति की बैठक को ही देख लीजिए तो जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ और बात कही, भूपेन्द्र चौधरी ने कुछ और कहा, हार के कारणों के बारे में भी देखें तो योगी आदित्यनाथ कुछ और वजह मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास था, इसकी वजह से हम हारे। उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा था उसका हमारे कार्यकर्ता जवाब नहीं दे पाए। जो केशव प्रसाद मौर्य, भूपेन्द्र चौधरी, दूसरे बड़े नेता हैं यूपी बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, इसीलिए कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं। प्रशासन में भी उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि उनके से वो अपेक्षित मदद नहीं मिली है। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, विधानसभा सीटों पर, लेकिन वो जो संगठन और सरकार के बीच तालमेल की कमी है वो अभी भी साफ दिख रही है और इसीलिए ये बात खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य की बात याद आ रही है। जब कार्य समिति की बैठक चल रही थी तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके ये कहा कि जो आपका दर्द है वो मेरा भी दर्द है। तो नाराजगी तो है, अब इसे कैसे निपटारा इसका होगा ये बहुत बड़ी बात है। और अंदर के खेमे में बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही। एक और बड़ी बात, बीजेपी खेमे से एक और बड़ी आ रही है खबर, जुलाई के अंत में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक होनी है। जी हाँ, सूत्र बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी जो बीजेपी शासित राज्य के सीएम हैं उनके साथ ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी, सरकार और संगठन के समन्वय पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, राजनीतिक ये समीकरण सबसे डिस्कस किए जाएंगे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है जो कि जुलाई के अंत में होगी। कब होगी, इस बैठक का क्या एजेंडा खास तौर पर रहेगा, आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आनंद, क्या बताया जा रहा है, जुलाई के अंत में कब तक बैठक हो सकती है और एजेंडा क्या रहेगा? जी देखिए, संभवतः ये बैठक जो है 27-28 जुलाई को होगी और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। और चुनाव के बाद ये पहली बैठक हो रही तो जाहिर तौर पर इस बैठक में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उनकी समीक्षा भी की जाएगी और साथ ही साथ उसका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिस तरह से खराब प्रदर्शन रहा है बीजेपी के कई राज्यों में, तो वहाँ के छोटे बड़े नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जैसे कि यूपी से केशव मौर्य हो या तमाम अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार और संगठन के बीच में कैसे बेहतर और तालमेल किया जाए इसको लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं के जो ग्रीवेंसेज है उनको सरकार के स्तर पर, यानी कि जहां जहां सरकार है उनके उस सरकार के स्तर पर कैसे उस ग्रीवेंसेज को दूर किया जा सकता है उसको लेकर चर्चा होगी। और एक एजेंडा ये बताया जा रहा है कि कैसे केंद्र सरकार की, चूंकि तीसरी बार केंद्र सरकार बनी है बीजेपी की लगातार, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार की स्कीम्स को और कैसे बेहतर तरीके से ले जाना है। क्योंकि अगर आप पहले सरकार में होते हो और आप किसी स्कीम को ले जाते हो तो जनता को उतना उसमें बदलाव नजर नहीं आता। तो ऐसे में स्कीम्स को इस तरीके से ले जाया जाए जैसे जनता को लगे कि ये तीसरी बार मोदी सरकार बनी है तो इस स्कीम को बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा होगी। और एक खास बात और है कि इस बजट के बाद, यानी कि जो आम बजट पेश होगा उसके बाद ये बैठक होगी, तो ऐसे में आम बजट में जो समाज के अलग अलग तबकों के लिए और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के लिए जो जो उसमें तमाम घोषणाएं की जाएंगी उसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री इस बैठक में अपना प्रेजेंटेशन देंगी, उसको ब्रीफ करेंगी, ताकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम है वो उन बातों को लेकर अपने राज्यों में ब्रीफ करें, अपने मंत्रियों को ब्रीफ करें, अपने संगठन नेताओं को ब्रीफ करें और ताकि उसके लाभ को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए। बड़ी बात, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे। पंकज, मैं आपके पास आ रही हूँ। कल जो नड्डा और मौर्य की बैठक हुई, 1 घंटे तक ये बैठक चली, यूपी में हार पर फीडबैक लिया गया। अब खबर यह है कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक बुलाई जा रही है, जैसे कि आनंद खबर बता रहे थे। अहम बात है, आमोद राय के पास मैं रुक करूंगी। आमोद, ये जो बैठक होगी वो कितनी अहम होगी, जो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ होगी? प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे खुद, और इस पे भी फीडबैक लेने की कोशिश होगी कि ओवरऑल जो सीटें कम हुई वो क्यों हुई। देखिए, मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक है, जो सीएम काउंसिल की बैठक कहते हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल होते हैं और साल में 2 बार होती है और ये एक रेगुलर बैठक है। लेकिन चूंकि चुनाव के बाद ये पहली बैठक है और बजट पेश होने के बाद ये पहली बैठक होगी, और चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है वो बीजेपी के जो नेता है, शीर्ष नेता है, उनके मन मुताबिक नहीं रहा है। तो जिन जिन राज्यों में प्रदर्शन खराब रहा है, निश्चित तौर पर
उसकी भी समीक्षा होगी और जो केंद्रीय बजट से उन राज्यों को दिया जा रहा है या उन राज्यों के फायदे का विषय है उनको समझाया भी जाएगा। अब तक जो मुख्यमंत्री काउंसिल की बैठक होती रही उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे बेहतर ढंग से बीजेपी शासित राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर चर्चा होती रही। लेकिन इस बार चर्चा निश्चित तौर पे मंथन भी होगा, चिंतन भी होगा कि प्रदर्शन खराब कहाँ रहा, क्यों रहा, उसके कारण क्या रहे और आगे कैसे उसको सुधारा जा सकता है, और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने राज्यों में लोगों तक ले जाने के लिए किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, इसको भी बताया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जिन राज्यों में बीजेपी को अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ये एक बहुत अहम बैठक होगी। 27 या 28 तारीख को ये बैठक होनी है। चूंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जल्दी होने वाली है, तो इस बैठक के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब होगी तो जब इन मुख्यमंत्रियों को ये ब्रीफ किया जाएगा कि अपने अपने राज्यों में किन योजनाओं को लेकर ज्यादा प्रचार प्रसार या लोगों के बीच ले जाने की जरूरत है। बड़ी जानकारी आमोद राय दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बैठक में जो बजट के बाद, क्योंकि ये बैठक होगी सीएम क्या बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ, तो ऐसे में जो एलोकेशन हुआ है, कैसे एलोकेशन लोगों तक पहुंचेगा, जन तक पहुंचेगा, ये सब चर्चा होगी। इस पर मंथन भी होगा, चिंतन भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद राय आपका और आनंद प्रकाश पांडे आपका भी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में, बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंस गई है। बीजेपी में जनता के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। ये देखिए अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट हम दिखा रहे हैं, जिसमें ये वो जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है और कुर्सी की लड़ाई की वजह से शासन प्रशासन जो है वो ठंडे बस्ते में बदल गया है, ठंडे बस्ते में चला गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें डोडा एनकाउंटर के बारे में। डोडा में एनकाउंटर का आज तीसरा दिन है। कल आधी रात को पंचान भाटा में मुठभेड़ हुई। आज सुबह भी आतंकियों की तलाश जारी है। डोडा एनकाउंटर के बाद हमारे जवानों की शहादत सामने आई है और उसके बाद से ही सुरक्षा बल लगातार पैनी नजर बना के रखे हुए हैं। ये इलाका जो कि बताया जा रहा है, इसी इलाके में, इसी जंगल के इलाके में आतंकी छिपे हो सकते हैं। तीसरा दिन है एनकाउंटर का और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पंचान भाटा में मुठभेड़ हुई है और सुबह भी आतंकियों की तलाश की गई। तो डोडा एनकाउंटर का तीसरा दिन और लगातार सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। अब तक कामयाबी इसमें नहीं मिल पाई है, लेकिन शहादत सामने आई डोडा एनकाउंटर के बाद। बताया जा रहा है कि जो जंगल है, पंचान भाटा के जो जंगल हैं, वहां पर आतंकी भाग सकते हैं, इसीलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आज सुबह भी, तड़के सुबह भी बताया जा रहा है आतंकियों की तलाश की गई है जंगलों के इलाके में और बहुत ज्यादा मुस्तैदी रखी गई। तो लगातार जम्मू में जो हमले हो रहे हैं, आतंकी गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में सुरक्षा बल चौकन्ना हो गए हैं और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन टेररिस्ट ग्रुप को लेकर है जो लगातार पैर पसारते जा रहे हैं जम्मू इलाके में। और जम्मू के डोडा इलाके में आतंकियों के साथ जवानों के एनकाउंटर का तीसरा दिन है। इस ऑपरेशन में अब तक सुरक्षा बलों को कोई खास कामयाबी मिल नहीं पाई है, लेकिन इस बीच 4 शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके परिवार तक पहुंचाने की प्रक्रिया जरूर है। जम्मू में कल जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं आज जयपुर में राजस्थान के 2 शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचे, जहां उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। और आपको बता दें कि आज परिवार को सौंपे जाएंगे शहीदों के पार्थिव शरीर भी। जयपुर पहुंचा झुंझुनू, जयपुर के झुंझुनू के 2 शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा है। झुंझुनू के अजय नरूका विजेंद्र सिंह शहीद हुए डोडा एनकाउंटर में। बंगाल के दार्जिलिंग के आपको बता दें ब्रिजेश थापा शहीद हुए डोडा एनकाउंटर में। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के डी राजेश भी शहीद हुए। और झुंझुनू के विजेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर गांव में तैयारियां तेज हो गई हैं। दोपहर बाद पैतृक निवास डुमोली कला में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। वहीं परिवार में गम का माहौल है, मातम पसरा हुआ है। शहीद की मां धोली देवी और पत्नी अंकिता बार बार बेसुध हो रही हैं।
और शहीद विजेंद्र सिंह के गांव वालों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कि वहाँ से फ़ोन आया कि सब ऐसे ऐसे आपके गांव में शहीद हो गया। फिर हमने उनकी सूचना तो ये की कि पूरा गांव बहुत दुखी है। उससे कल शाम से आज सुबह से किसी ने खाना नहीं खाया, बहुत दुख प्रकट हो रहा है। अभी छुट्टी आने वाला ही था। कब? अभी 1-2 दिन में आने वाला था। उस रात को ये पता चला तो ये घटना हो गई। परिवारजनों से अंतिम बात कब बात हुई? परिजनों से अंतिम बात कल ही हुई थी। लेकिन आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। आपको बताते हैं पिछले 30 दिनों में ही जम्मू में 7 बड़े हमले और सिर्फ डोडा में चौथी मुठभेड़ हो चुकी है। ये देखिए तारीख आपको बता रहे, 15-16 जुलाई की रात डोडा में 5 जवान शहीद हुए। फिर 8 जुलाई को आपको बता दें कि कठुआ हमले में 5 जवान शहीद हुए। लगातार हमले हो रहे हैं जम्मू संभाग में। 7 जुलाई को राजौरी में आर्मी कैंप के पास हमला हुआ जिसमें 1 जवान घायल हुए। 26 जून को डोडा में सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई आतंकियों और सुरक्षा बलों की, जिसमें 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। 12 जून को डोडा में हुई मुठभेड़ में 1 सिपाही जख्मी हो गए। 11 जून को डोडा के भद्रवाह में सेना के 5 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही घायल हो गए। फिर आपको बता रहे 9 जून की वो तारीख, 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकी हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 42 घायल हुए। 4 मई को पुंछ में काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में भारतीय वायुसेना के अफसर विकी पहाड़े शहीद हो गए थे। फिर 28 अप्रैल की वो तारीख भी आपको याद दिला रहे हैं। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक विलेज डिफेंस गार्ड की जान इसमें चली गई थी इस मुठभेड़ में। कुल मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में 4 बड़े आतंकी अटैक हो चुके हैं। बीते 30 दिनों में जम्मू में 7 बड़े हमले हो चुके हैं और पिछले 35 दिनों में सिर्फ डोडा में ही ये चौथी मुठभेड़ थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 78 दिनों का अगर आपको बताएं तो 78 दिनों पर अगर नजर डालें तो अब तक 11 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, यानी पिछले 2.5 महीने में। पिछले 3 सालों का अगर आंकड़ा आपको बताएं तो वो और ज्यादा चौंकाता है। वो कैसे चौंकाता है? क्योंकि बीते 3 सालों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में 42 जवान शहीद हो गए, जबकि इस दौरान 23 नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये पूरा आंकड़ा है जो लगातार आतंकी घटनाओं को बता रहा है कि कितने आतंकी हमले इन 3 सालों में हुए हैं। इधर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं सेना आतंकियों की तलाश में भी जुटी है। सेना के इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कोठी रखा गया है और सेना और पुलिस को इसीलिए वक्त भी लग रहा है क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं, छोटे छोटे नदी नाले हैं, गुफाएं भी बनी हुई हैं जो आसानी से आतंकी छिप सकते हैं। ग्राउंड जीरो से संवाददाता अंकित भट्ट की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सेना का ऑपरेशन कोठी देसा के घने जंगलों में चल रहा है। कल सुरक्षा बलों को एक जानकारी मिली थी कि देसा के घने जंगलों में आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। उसके बाद सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से किया गया। हालांकि आतंकियों के साथ कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश हुआ और इसी कांटेक्ट में सेना के 1 अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस ऑपरेशन में वक्त ले रही हैं? दरअसल ये घने जंगल का इलाका है। देसा के इन्हीं घने जंगल के अंदर महा ऑपरेशन जो है वो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का चल रहा है। इनर कॉर्डन हो या आउटर कॉर्डन बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस समय हम आपको वो चुनौतियां दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ऑपरेशन में ऐसा क्या है, क्योंकि वक्त क्यों ऐसा लग रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके के यहाँ पर रास्ते हैं। बेहद उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है और घने जंगल का इलाका है। दरअसल हमारे सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकी जो है इन्हीं घने जंगल का सहारा लेते हैं। तस्वीरों में आप ऊंची ऊंची चट्टानें देख रहे हैं और इन्हीं ऊंची चट्टानों के बीच आपको एक केव भी दिखेगी। ये नेचुरल केव्स हैं। ये चाहे राजौरी पुंछ का इलाका हो, चाहे डोडा किश्तवाड़ का इलाका, यहाँ पर इस तरीके की चट्टानें और उस बीच में नेचुरल केव्स जो दिखना है वो स्वाभाविक है। लेकिन इन्हीं नेचुरल केव्स का सहारा जो है आतंकी अपने हाइडआउट्स के लिए इस्तेमाल।
और आपको बता दें एक और बड़ी खबर, डोडा में आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। विलेज डिफेंस गार्ड भी सेना के साथ जुट गई है इस सर्च ऑपरेशन में। डोडा के जंगलों से संवाददाता अंकित भट्ट की एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेना की तरफ से डोडा के घने जंगलों में, देसा के घने जंगलों में ऑपरेशन कोटी 2 चलाया जा रहा है। मकसद है उन आतंकियों को ढेर करना जो इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं। हम इस समय मौजूद है डोडा इलाके में और यहाँ पर ऑपरेशन कोटी 2 चलाया जा रहा है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये है विलेज डिफेंस गार्ड के लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में आतंकवाद का सफाया किया था और लगातार इन घने जंगलों में ये लोग भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका मकसद ये है कि अगर इन घने जंगलों में कहीं पर भी आतंकी छुपे हुए हैं तो उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। 90 के दशक में इन्हीं लोगों ने आतंकवाद का सफाया इस इलाके से किया था, क्योंकि डोडा इलाके में जिस तरीके से सूचना मिली सुरक्षा बलों को कि घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं, सेना और पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये लोग इस समय चल रहे हैं। साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से ऑपरेशन आपने भी देखा होगा चल रहा है, 90 में आपने काफ़ी इफेक्टिव काम किया, एक बार फिर ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों की? ये तो वो 90 वाले दिन फिर से दोबारा आ गए हैं। अभी कुछ जैसे 10-15 साल हम आराम से थे, अब फिर से दोबारा हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी फिर से बढ़ोतरी हो रही है उनकी। और कुछ डिटेल में और ज्यादा आपको जानकारी देते हैं कि जम्मू में आखिर क्यों बढ़ रहे हैं आतंकी हमले। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ज्यादातर हमले हो रहे हैं। आपको हम ये पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो जंगल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे आतंकियों के यहाँ पर छिपने की जगह मिल जाती है। राजौरी, पुंछ, रियासी बेल्ट में अधिकतर हमले हो रहे हैं और इसे समझने के लिए आपको पीर पंजाल की जो भौगोलिक स्थिति है वो हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये बहुत हद तक अफगानिस्तान के पहाड़ों जितना जटिल है। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में हुए सभी बड़े आतंकी हमले पीर पंजाल के दुर्गम इलाकों में ही हुए हैं। ये अटैक पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित राजौरी, पुंछ, रियासी बेल्ट पर हुए हैं और ये बेल्ट जम्मू को कश्मीर के से अलग करती है और पीर पंजाल घाटी में आने वाले राजौरी और पुंछ जिले पीओके के साथ एलओसी के 225 किलोमीटर एरिया को टच करते हैं। आतंकी इन्हीं रास्तों से होकर जम्मू के जंगलों में घुसपैठ करते हैं। इसके बाद यहाँ एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच घूमते रहते हैं। इस दौरान यहाँ के घने जंगल आतंकियों के लिए शेल्टर का काम कर सकते हैं और सुरक्षा बलों के लिए उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना चैलेंज हो जाता है। इस इलाके में कई प्राकृतिक गुफाएं हैं। यहाँ आतंकी छिपकर आसानी से डेरा डाल देते हैं। यहाँ सुरक्षा बलों के रडार और ड्रोन्स की स्कैनिंग से बचने के लिए उन्हें मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ये जंगल है, ये जंगल का इलाका घना है, विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। जंगल में पानी, खाना और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताएं आसानी से पूरी भी हो जाती हैं। आतंकवादियों के लिए लंबे समय तक छिपकर रहना आसान हो जाता है और अटैक करना भी। आतंकवादी चोटियों पर और चट्टानों के पीछे जंगलों में छिपे रहते हैं और वहां से नीचे आसानी से फायरिंग कर सकते हैं। ये तो हमने आपको डिटेल बताई, लेकिन हमारे जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके पैतृक निवास पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। ध्वज आर्या हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ रहे हैं, जहां पर जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा है। ध्वज, ओवर टू यू। वहां पर इस वक्त तस्वीरें वाकई गमगीन है, मातम पसरा होगा। लोगों को यकीन नहीं होता है, सबसे पहले परिवार वालों को, लेकिन वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन इस बीच लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्यों आखिर आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो क्यों बढ़ती जा रही हैं। ध्वज, ओवर टू यू। एक बार ध्वज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। झुंझुनू में श्रद्धांजलि दी जा रही है, जवान के परिवार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, कुछ ही घंटों के बाद में ये डुंगोली कला गांव है और ये गांव है ब्रजेंद्र सिंह जो कि शहीद हुए थे डोडा में। उनके पिताजी मेरे साथ हैं और पूरे गांव में आप देख सकते हैं उनका घर है। ये गमगीन माहौल है। मेरे साथ उनके पिताजी हैं रामजी लाल जी। आखिरी बार कब बात हुई थी और एक पिता के सामने, मतलब उनका बेटा जो है शहीद हुआ है, कितने गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी आखिरी बार कब आपसे बात हुई थी? आखिरी बात तो मैं तो 3-4 दिन होगा मेरे से यहाँ, तो बालका से काल से नहीं हो रही, काल रात से नहीं हो रही। क्या कहा था उन्होंने? राजी को सीख रहा था पहले तो, और पहले वो
वैसे शुरू से वो लग गया, जब से दौड़ कराया करता पढ़ाया करता, जब भी करता बोला देश के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, शहीद होगा मेरा बच्चा। मेरा मात्र 20 साल की उम्र में सेना में चले गए थे। क्या वो सेना में जाना चाहते थे या और कुछ बनना चाहते थे? नहीं, वो शहीद होने का तैयार है, मतलब सेना के लिए लड़ने के लिए वो शुरू से। तो बिल्कुल ये गर्व की बात है, छोटा बच्चा है ये, आप देख सकते हैं शहीद विजेंद्र सिंह इनके, और अभी इन्हें एहसास भी नहीं है कि इनके पिता शहीद हो गए। उनके मित्र हैं मेरे साथ में। सर कैसा था उनका नेचर, किस तरीके से, और आखिरी बार कब आपसे बात हुई थी? जी, उनका हमारे गांव के जो वीर शहीद हुए हैं विजेंद्र सिंह जी दोराता, उनका बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व था। जब भी वो छुट्टी आते थे आर्मी से, अपनी सेना से यहाँ छुट्टी आते थे, तो नए युवाओं को वो प्रेरित करते थे सेना में जाने के लिए, या उनको खेल कूद के लिए वो प्रेरित करते थे। ऐसा उनका मिलनसार व्यक्तित्व रहा। उनके पिताजी ने कहा, अभी बताया हमें कि वो शुरू से ही सेना में जाना चाहते थे और भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद भी होना चाहते थे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं जान भी न्यौछावर कर दूंगा। मैं अगर कहूँ, हम और आप जो है उनकी वाणी को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अगर मैं 10 सेकंड में उनकी वाणी को अगर बोलना चाहूँ कि मेरी आत्मा में उनकी आत्मा बोल रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, उनकी वाणी यही कहेगी, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मैं चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ, ऐसी भावनाएं उनके अंदर थी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण हैं, उनके पड़ोसी हैं। आपका क्या कहना, आप भी यहाँ रहते हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है किस तरीके से, क्योंकि पूरा गमगीन माहौल है और अब उनका जो है आने का इंतज़ार किया जा रहा है पार्थिव देह का? बहुत ही मिलनसार बच्चा था। मेरे यहाँ विजेंद्र सिंह को आखिरी विदाई दी जा रही है, आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है परिवार वालों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से। शुक्रिया आपका ध्वज, जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रख रहे हैं केजरीवाल की ओर से, और सीबीआई की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बड़ी बात कही गई है और केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के पास सबूत नहीं है। 2 साल तक सीबीआई ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल पूछा है कोर्ट में। केजरीवाल के पक्ष में 3 रिलीज ऑर्डर हैं और ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि कोई आधार ही नहीं है केजरीवाल की गिरफ्तारी का। क्या चल रहा है इस वक्त कोर्ट के भीतर, और ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, बहुत इंपॉर्टेंट दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी जा रही है सीबीआई की कार्रवाई पर कि 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई और गिरफ्तारी का केजरीवाल की कोई आधार ही नहीं है। क्या कुछ और कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से जो दलीलें दी जा रही हैं वो ट्रिपल टेस्ट को लेकर के हैं। दरअसल अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जमानत की मांग की जाती है तो यही स्पष्ट किया जाता है कि सामने जो एजेंसी है उसके पास कोई आधार नहीं था और ये जो गिरफ्तारी की गई ये अचानक की गई, बेआधार थी। और इस मामले में चूंकि उनका लगातार आरोप रहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसी वजह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि अचानक ये गिरफ्तारी की गई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर सीबीआई के मामले में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और रहा सवाल कि वो एक पॉलिटिकल आदमी है, उनके भागने का खतरा नहीं है, वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, यही कहा जा रहा है लगातार अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से। और उन्होंने इस मामले में इमरान खान के मामले से तुलना भी की है अरविंद केजरीवाल की। और अहम बात यह है कि वो लगातार इस मामले में ये दलील दे रहे हैं कि पिछले 2 साल से सीबीआई की ओर से कोई एक्ट नहीं किया गया और अचानक जब निचली अदालत की ओर से जमानत दे दी गई ईडी के मामले में, तब उसके बाद सीबीआई की ओर से एक अर्जी डाली जाती है लोअर कोर्ट में कि सीबीआई को गिरफ्तार करना है अरविंद केजरीवाल को, और अगले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी, बड़ी बात कह रहे हैं पीयूष पांडे, बता रहे हैं। अब ये देखना होगा, ये बहुत दिलचस्प होगा कि सीबीआई पर इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से, तो सीबीआई की दलीलें क्या होती हैं। शुक्रिया आपका पीयूष, जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की बैठक खत्म हो चुकी है। आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने जाएंगे। यूपी विधानसभा की बैठक 29 जुलाई से शुरू हो रही है और ये जानकारी देने के लिए योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और इसी बारे में और ज्यादा जानकारी पंकज झा दे रहे हैं। पंकज, ये बैठक तो खत्म हो गई है, बैठक से क्या निकला ये भी बताइए। और आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री की राज्यपाल से भी मुलाकात है। जी हाँ, देखिए पहली बात तो आपको बता दूं कि 11 बजे के करीब में ये बैठक शुरू हुई, जिसमें मंत्रियों को बुलाया गया था, सहयोगी दलों के मंत्री को भी बुलाया गया था, जो टास्क फोर्स बनी हुई 30 नेताओं की। और इसमें जो ये नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में गए थे, वहाँ से क्या कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद क्या फीडबैक मिला है
कहाँ कमियां रह गई और कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक से निकलकर मंत्रियों ने यही इस बात की जानकारी दी है। इसके बाद फिर ये लोग एक राउंड और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। दूसरी जो अहम जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि आज शाम 6 बजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से समय लिया है। शाम 6 बजे वो मिलने जाएंगे और विधानसभा की जो मानसून सत्र की बैठक 29 जुलाई से प्रस्तावित है, उसके बारे में आधिकारिक रूप से उन्हें औपचारिक रूप से सूचित करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि इस तरीके से जिस तरीके से चीजें चल रही है राजनीतिक घटनाक्रम में, तो मुख्यमंत्री के राज्यपाल से मिलने को लेकर के भी बहुत बड़ी बात माना जाता है, लेकिन ये औपचारिक मुलाकात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज झा हमारे साथ जुड़े थे, हमारे रोविंग एडिटर, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बड़ा ऐलान एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ से उठाया गया। सीएम शिंदे ने लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना के तहत डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए मिलेंगे। ये जानकारी इस योजना के बारे में बताई जा रही है। और आइए आपको डिटेल में बताते हैं ये योजना आखिर है क्या। महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना क्या है। दरअसल पहली बड़ी बात, इस योजना के तहत 12वीं पास डिप्लोमा करने वाले जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए इन्हें लाभ मिल पाएगा। युवाओं को 6,000 रुपए प्रति महीने, 8,000 रुपए प्रति महीने और 10,000 रुपए प्रति महीने का प्रावधान इसमें रखा गया है इस योजना के तहत। जिसमें आपको बता दें कि जरूरी बात क्या है, इस योजना के तहत किसी फैक्ट्री में आपको बता दें कि अनुभव के आधार पर नौकरी मिलेगी, ये जानकारी मिल रही है। और योजना का जो मकसद है वो आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति तैयार करना इस योजना का मकसद है। क्योंकि इससे पहले जो लाडली बहन योजना रही वो कामयाब रही। उद्योग और कारखानों को कुशल युवक मिल पाएंगे, उन्हें उनकी बेरोजगारी जा पाएगी, उन्हें रोजगार मिल पाएगा। ये भी एक तरह से योजना का मकसद है। और इस बीच एक और तस्वीर सामने आई जो कि मुंबई से सामने आई। मुंबई में नौकरी के लिए हजारों लोग एक साथ पहुंच गए। एयर इंडिया में हेल्पर लोडर के लिए वैकेंसी निकली थी, 2,700 लोगों की वैकेंसी निकली थी, लेकिन पहुंच गए नौकरी लेने हजारों लोग। अचानक से भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ की वजह से फिर एयर इंडिया ने ऑफिस बंद कर दिया और पुलिस को बुलाना पड़ गया। पुलिस ने लोगों को हटाया है। ये देखिए, ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है जहां एयर इंडिया से निकली वैकेंसी को लेकर बेरोजगारों की भीड़ अचानक से पहुंच गई और जिसके बाद फिर पुलिस को बुलाना पड़ गया। दूसरी तस्वीर गुजरात के भरूच की है। प्राइवेट कंपनी ने नौकरी के लिए इंटरव्यू रखा था। इंटरव्यू के लिए बड़ी तादाद में युवाओं की भीड़ पहुंचने से वहां पर अव्यवस्था हो गई। इस दौरान धक्का मुक्की की नौबत आ गई। वहां पर लगी रेलिंग भी टूट गई। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल मुंबई की बात करें तो एयर इंडिया में हेल्पर लोडर के लिए वैकेंसी निकली थी। 2,700 पदों की ये वैकेंसी रही जिसके लिए इंटरव्यू चल रहे थे। इंटरव्यू में हजारों लोगों के पहुंचने से अफरा तफरी बढ़ गई। भीड़ बढ़ने से एयर इंडिया ने ऑफिस बंद कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, उन्हें बुलाया गया पुलिस को और फिर भीड़ को हटाया गया ताकि हालात बेकाबू ना हो जाएं। और एक और बड़ी खबर आपको ये बताएं कि महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का भीतरी कक्ष गुरुवार को एक बार फिर खोला जाएगा। और इससे पहले 14 जुलाई को बाहरी कक्ष से कीमती चीजें शिफ्ट कर दी गई थी, लेकिन भीतरी कक्ष की कीमती चीजों की शिफ्टिंग अभी बाकी है। रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में फिलहाल नए ताले लगा दिए गए हैं। बारहवीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर जो न जाने कितने रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इन्हीं रहस्यों में एक है महाप्रभु के तहखाने में बना रत्न भंडार। जिसे मंदिर निर्माण के वक्त ही बनाया गया था। जितना रहस्यमयी ये मंदिर है उतना ही ये रत्न भंडार तिलिस्मी है।
भक्त जो भी सोना, चांदी, गहने और आभूषण भगवान को अर्पित करते हैं वो इसी भंडार में रखे जाते हैं। 1978 के बाद 14 जुलाई को इस रत्न भंडार के ताले खोले गए। मंदिर से जुड़े इन्हीं रहस्यों में रत्न भंडार भी है, जिसे दोपहर 1:28 के शुभ मुहूर्त पर खोला गया। पुरोहितों ने भगवान की आज्ञा माला जगन्नाथ मंदिर में पहुंचाई, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। खजाना खोलने से पहले पुरी प्रशासन ने खास तरह के 6 बड़े-बड़े बॉक्स मंगवाए। भारी भरकम ये संदूक सागवान की लकड़ी से बने हैं और इनके अंदर धातु की परत चढ़ी हुई है। एक संदूक को उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगाना पड़ा। इन बक्सों को एक-एक कर रत्न भंडार में भेजा गया। रत्न भंडार में जाने से पहले सांप पकड़ने वालों को भी बुलवाया गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मंदिर चमत्कारों और रहस्यों से भरा है। तो सवाल है कि ये सांप पकड़ने वाले मंदिर में क्यों बुलाए गए? कहा जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाजें आती रहती हैं। ये भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसलिए मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने वालों को पुरी बुलाया। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भारी तादाद में तैनात किए गए। भक्त भी सुबह से मंदिर में इकट्ठा होने लगे थे। जानकारी के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे, जबकि मरम्मत कार्य के लिए इंजीनियर्स रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। रत्न भंडार को आखिरी बार 1985 में मरम्मत के लिए खोला गया था। The Ratna Bhandaras of the Sri Jagannath Temple in Puri, they were open today. And the outer Ratna Bhandar or the Bahara Ratna Bhandar was open in the beginning, and all the valuables were shifted to the temporary strong room. Ratna Bhandar key was traced, but key did not operate. So as per the SOP observation, we have broken the locks available there. One was sealed, 2 were unsealed, all the 3 were broken open. Then we entered. We have just visualized the position there. There was no time. It was already 5 hours continuously we were laboring. So, and there is also busy schedule with the temple administration people who are going to have their Bauda Jatra tomorrow and Sunabesh day after tomorrow. Therefore, we thought it appropriate to reseal. महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले खोला गया था, लेकिन खजाने का सही लेखा जोखा 1978 के बाद से ही नहीं किया गया। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के बहुमूल्य गहने रखे गए हैं। सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा भगवान को अर्पित आभूषण वहाँ मौजूद हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु उड़ीसा में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चढ़ावा आता है। भंडार में मौजूद खजाने का सटीक मूल्यांकन कर पाना कठिन है, क्योंकि इसे बहुत कम बार खोला गया। हालांकि इसकी कीमत अरबों रुपए मानी जाती है। मंदिर के नियमों और प्रथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को अर्पित आभूषणों को रत्न भंडार में रखने के लिए आंतरिक और बाहरी यानी 2 कक्ष बने हैं। बाहरी कक्ष देवताओं के विभिन्न अनुष्ठानों के लिए खोला जाता है। वहां रखे गए आभूषणों का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ के सुनाबेशा के दौरान किया जाता है। सुनाबेशा यानी सोने की पोशाक पहनाने के दौरान किया जाता है। आंतरिक कक्ष को 1978 के बाद से नहीं खोला गया है। 1978 के रिकॉर्ड के मुताबिक आंतरिक कक्ष में 43 किलो वजन की 367 सोने की वस्तुएं और 148 किलो वजन की 231 चांदी की वस्तुएं मिली। बाहरी कक्ष में 85 किलो वजन की 87 सोने की वस्तुएं और 73 किलो वजन की 62 चांदी की वस्तुएं मिली। इस साल हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में मंदिर प्रशासन ने बताया था कि भंडार में लगभग 150 किलो सोने के आभूषण और करीब 200 किलो चांदी के आभूषण और बर्तन हैं। इस रहस्यमय भंडार से पहले आप मंदिर से जुड़े कुछ अन्य चमत्कार को जान लीजिए। हिंदुओं के 4 धामों में एक ही मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ दुनिया भर से हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिखर पर स्थित झंडा है, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि समंदर पास ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं तो कभी कभी उसके शिखर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि मंदिर में हर रोज भक्तों के लिए प्रसाद बनता है और वो कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता, सबको प्रसाद मिल ही जाता है और जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है प्रसाद भी खत्म हो जाता है। 2018 में ओडिशा हाई कोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का ये कक्ष खोलने का निर्देश दिया था। हालांकि चैम्बर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान रत्न भंडार ओडिशा में बड़ा सियासी मुद्दा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।